हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CSC ड्रीम्स। तो मैंने सोचा कि आज से ना मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, हम टॉपिक्स को साथ में रिवाइज करेंगे। हम सभी स्टूडेंट्स के लिए ना मेजर इशू होता है रिवीजन एंड रिटेंशन। टॉपिक को रिवाइज करने का मन नहीं करता और अगर रिवाइज कर भी लिया तो रिटेन नहीं रह पाता ज़्यादा समय तक। तो मैं आपको आज ये समझाऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने। अब नोट्स में ना हम ये गलती करते हैं कि एक बुक उठाई, अगर उसके नोट्स बनाने बैठे तो वो एक दूसरी बुक हम खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिख देते हैं, तो वो इतने बल्कि नोट्स हो जाते हैं कि उसको रिवाइज़ करना ह्यूमनली पॉसिबल हो ही नहीं पाता। और मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप वो सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज़ कर सको। मतलब आपने 10 टाइम्स तो पहले से रिवाइज़ कर रखा है, लेकिन अगर आज 12 अक्टूबर है और आज आपका एग्ज़ाम है तो 11 अक्टूबर को बैठ करके 7 to 8 आवर्स में आप उस सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स रिवाइज़ कर पाएँ। तो अब ये होगा कैसे? अगर आपके नोट्स शॉर्ट होंगे, क्रिस्प होंगे और इस तरीके से होंगे कि आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही रिवाइज़ करने हैं। तो अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं और उन टॉपिक्स को रिवाइज़ कैसे करना है। देखो, आपको नोट्स में ना सारी चीज़ें नहीं लिख देनी है। आपने एक बार टॉपिक को पढ़ा और आप ऐसे पॉइंटर्स में लिखेंगे और कुछ स्पेस खाली छोड़ देंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी बात थी जो मुझे ये पॉइंट मुझे याद आना, ये याद रखना था मुझे ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आप अपने नोट्स में लिखेंगे नहीं। आप जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट आना चाहिए था, और अगर आपको याद आ गया तो यानी आपको पता चल गया कि आपको ये टॉपिक आता है, और अगर नहीं याद है तो आप वापस अपनी बुक खोलेंगे और ये पॉइंट उसमें से रिवाइज़ करेंगे। तो यही एक तरीका होता है जो एक बेस्ट मेथड है, हम इसको एक्टिव रिकॉल कहते हैं। तो हम एक्टिव रिकॉल के थ्रू आज के बाद में सभी लेक्चर्स में हम सभी टॉपिक्स को रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो गैप्स होंगे ना, देखिएगा वो भी एक्टिव रिकॉल के थ्रू ना फिल हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक्टिवली रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मुझे आता है और कौन सा नहीं आता। तो जब आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो नेचुरली आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो एक सेकेंड लेवल पे जाके डेवलप हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इसमें हमें पढ़ना ये है कि जो हमारा जो इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री, तो हमारी जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे तो 1947 में इंटरनेशनल बाउंड्री तो हमारी बन गई थी, लेकिन जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टेट्स का, जो हमने उस दिन बात करी थी कि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास में पावर होती है कि वो स्टेट्स की इंटरनल बाउंड्रीज चेंज कर सकती है। तो वो बाउंड्रीज़ हमें पता है कि साथ में बहुत टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती हैं। तो ये बाउंड्रीज़ कैसे चेंज हुई, इनका एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, कौन सा स्टेट पहले आया और कौन सा स्टेट बाद में आया, ये हम सब कुछ इस लेक्चर में याद कर लेंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, लोगों को याद ही नहीं रहता है, और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC का हो या वो CDS का हो, EPFO का हो, CAPF का हो या UPSC का हो या किसी भी स्टेट PCS का हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भले ही एक दो क्वेश्चंस आते हों, लेकिन वो याद ना रहने के कारण या तो हम उसमें या तो हम उसको स्किप करके आ जाते हैं, या तो फिर हम कंफ्यूज होकर के कुछ दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो में आप एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपको हर एक टॉपिक मेरे साथ ही याद हो जाएगा, आपको अलग से बैठ करके याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ बैठिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, आपको अभी सब कुछ याद हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको करना ये है कि 4 से 5 बार खुद इसी तरीके से आपको इस टॉपिक को रिवाइज़ करना है। उसके बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्ज़ाम में, आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी आराम से ले सकती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें ये पता है कि पॉलिटिकल यूनिट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में हमारे कंट्री में किस टाइप के 2 यूनिट्स थे। ये देखो, ये हम सब ने पढ़ रखा है बचपन में। हमारे पास में क्या थे, एक क्या थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल करते थे, और दूसरी क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थी।
ठीक है, ये आपको अपने नोट्स में ये जगह आपको ब्लैंक छोड़नी, और फिर बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो आप इसको ऐसे फिल करते जाएंगे ताकि आपको याद पता चलता रहे कि हाँ टॉपिक मुझे आता है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 2 पॉलिटिकल यूनिट्स थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल करते थे, एंड प्रिंसली स्टेट्स जो जहाँ पे हमारे जो महाराजा और राजा होते थे उनके कंट्रोल में वो स्टेट्स आते थे। लेकिन इन प्रिंसली स्टेट्स ये खुद तो अपने स्टेट्स को रूल कर सकते थे, लेकिन इन्हें ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करना पड़ता था। ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंसी मतलब ब्रिटिश पावर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना पड़ता था, एक्नॉलेज करना पड़ता था कि हाँ इंडिया में सुप्रीम तो ब्रिटिशर्स ही हैं, बस आप हमें अपने एरिया में जो हमारा डोमेन है उसमें हमें रूल करने की इजाज़त दे दें। यही था इस टॉपिक का। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ब्रिटिशर्स लेके आए थे, तो इसका रिज़ल्ट क्या था? बहुत सिंपल सी बात है। अब ये देखिए, एक पहला रिज़ल्ट हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था इस एक्ट के तहत। और दूसरी चीज़ क्या हुई थी कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे ना, ये इनको ये इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न बस ये जो ये ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं इनके बीच में हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीज़न। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको ऑप्शन दी गई थी कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लें, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इनके पास में ये 3 ऑप्शंस दी गई थी। तो देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अगर वही चीज़ अभी हम बाद में देखेंगे कि हमारे पास में कितने प्रिंसली स्टेट्स थे उस वक्त। इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, और 549 ने तो कह दिया कि हम इंडिया ज्वाइन करेंगे, लेकिन 3 ने मना कर दिया। आप सभी ने पढ़ा होगा वो कौन सी 3 स्टेट्स थीं? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब ये देखिए इसका कितना बेहतरीन फ़ायदा होगा अगर आप एक्टिव रिकॉल के थ्रू चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो हैदराबाद में हमें पता है कि हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हैदराबाद को इंडिया में शामिल किया था थ्रू पुलिस एक्शन। और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो एग्ज़ाम में आता है, और हम उसको ना याद करने की कोशिश करते हैं कि वो जूनागढ़ था, हैदराबाद था, कश्मीर था, क्या था, या फिर ये किसी ऑपरेशन विजय से हम इसको कंफ्यूज कर देंगे दूसरे कि ये कौन से स्टेट के लिए किस से रिलेटेड था, क्योंकि हम बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब आप एक्टिव रिकॉल के थ्रू इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब जूनागढ़ को हमने रेफरेंडम के थ्रू इंडिया में इंटीग्रेट किया। अब रेफरेंडम क्या होता है? लोगों से पूछा, लोगों से वोटिंग करवाई कि आपकी क्या मर्ज़ी है, आप किस स्टेट को ज्वाइन करना चाहते हो, आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में रहना चाहते हो। तो लोगों ने कहा कि हम इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जूनागढ़ आ गया। अब जम्मू एंड कश्मीर के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, और फिर इंडिया में उसको इंटीग्रेट किया गया। तो ये 3 स्टेट्स थी, ये 3 स्टेट्स आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हुई इंडिपेंडेंस तक की कहानी। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे रीजन्स ने ना डिमांड किया कि हमें रीऑर्गेनाइज कर दीजिए लैंग्वेज के बेसिस पे। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे देश में ना जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पर हैं। पंजाब में पंजाबी, हरियाणवी हिंदी बेल्ट है, दोनों को सेपरेट किया गया था। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिलियन, उड़ीसा में ओडिसी। कितने सारे लैंग्वेजेस हैं। आपको किसी भी स्टेट में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ जो आपको कॉमन मिल सकती है वो है लैंग्वेज। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको, ऐसा नहीं है कि उड़ीसा की कोई चीज़ है जो सिर्फ उड़ीसा में ही मिलती है और बाकी किसी स्टेट में नहीं मिलेगी। मिल सकती है, लेकिन डोमिनेंट चीज़ की बात अगर हम करें कि कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है किसी स्टेट में, तो वो लैंग्वेज ही है। तो इंडिपेंडेंस के बाद में ना ऐसी डिमांड उठने लगी कि हमारे स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड होने चाहिए। तो थोड़ा सा इसके ऊपर एप्रीहेंशन था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट्स को हम इंटरनली रीऑर्गेनाइज अगर कर दें लैंग्वेज के बेसिस पे, तो कहीं ऐसा ना हो कि सेसेशनिस्ट
सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज अराइज हो जाएं। जो उस दिन मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि अपना फिर एक अलग कंट्री ही इस्टेब्लिश करने की डिमांड जो है वो रखने लगे सबके सामने में। तो इसलिए ये थोड़ा सा, क्योंकि बहुत देश आज़ाद हुआ था, नया देश बना था, तो इस चीज़ का डर था थोड़ा सा। तो अब डिमांड उठ रही थी, तो जब डिमांड उठती है तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, कमेटी बनाती है, कमिटीज़ इस्टेब्लिश कर देती है कि अब ये कमीशन डिसाइड करती है कि हाँ ये कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते हैं। हर बार आपने देखा होगा जब फार्म लॉज के अगेंस्ट में जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, कमिटीज़ ही बनाई थी, और वो कमिटीज़ जो है वो उसके ऊपर हर पहलू को कंसिडर करती है और फिर उसके बाद में एक डिसीजन पे पहुंचती है। तो वैसे ही तब भी बहुत सारी कमीशंस भी बनी थी। तो अब जैसे कि धार कमीशन, जो पहली कमीशन बनी थी वो कौन सी थी, धार कमीशन, ये आपको याद रखना है। धार कमीशन 1948 में बनी थी। इसके चेयर कौन थे, एस के धार इसके चेयर थे। और इसकी रिपोर्ट कब आई थी, एस के धार इसके चेयर थे, इसकी रिपोर्ट भी 1948 में ही आ गई थी। और इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का डिवीज़न रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज नहीं होना चाहिए बेसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर आप डिसाइड करें कि स्टेट्स को डिवाइड करना है या नहीं करना है। और इन्होंने जब लैंग्वेज के क्राइटेरिया को जब रिजेक्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कंट्री में। लोग खुश नहीं थे धार कमीशन के रिकमेंडेशन से कि आपने लैंग्वेज को एक क्राइटेरिया स्टेट्स के डिवाइड करने का, आपने इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया। फिर उसके बाद में सेकंड कमीशन बनती है जिसका नाम है JVP कमेटी। JVP कमेटी कब बनती है, 1948-49 में। अब क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर 1949 में ही एक दूसरी कमेटी बनाई गई। तो JVP, J से जवाहरलाल नेहरू, V से सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड P से पटाभी सीतारामैया, ये थे 1948-49 में पटाभी सीतारामैया। इन तीनों ने, ये 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी की एक खास बात ये थी कि इस कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज को हम सोल क्राइटेरिया नहीं रख सकते स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। इनकी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में आई थी और इनके मेंबर्स के नाम मैंने बताई दिए, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, पटाभी सीतारामैया। 1948 में इसके बाद ही बनी थी। 49 में रिपोर्ट सबमिट करी और रिकमेंडेशन क्या हुई कि लैंग्वेज को एज अ सोल क्राइटेरिया जो था उसको इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। अब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद में आपने बहुत फेमस है एक स्टेट का प्रोटेस्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक वहाँ के एक लोकल लीडर थे, पोती, आई एम सॉरी अगर मैं नेम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, श्री रामुलु। इन्होंने 56 डेज़ का हंगर स्ट्राइक किया था और इसी हंगर स्ट्राइक में ना इनकी डेथ हो गई। ये 56 डेज़ का इनका हंगर स्ट्राइक इसीलिए था क्योंकि ये एक सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग रीजन की डिमांड कर रहे थे। पहले ना मद्रास स्टेट था साउथ में, तो ये इनकी डिमांड थी कि इस मद्रास स्टेट से जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन है इसको सेपरेट करके एक आंध्र प्रदेश स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाए, इसको सेपरेट किया जाए। तो इसी 56 डेज़ के हंगर स्ट्राइक में इनकी डेथ हो गई और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद में गवर्नमेंट के ऊपर इंटेंस प्रेशर बिल्ड हो गया। फिर अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला लिंग्विस्टिक स्टेट इस्टेब्लिश किया। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश, अक्टूबर 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट इनको बनाना पड़ गया। JVP कमेटी ने रिजेक्ट किया, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद में अक्टूबर 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट की स्थापना हो गई। अब
53 में अब इन्होंने देख लिया कि कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लेकर के, और हमने पहली लिंग्विस्टिक स्टेट तो बना ही दी। तो जब एक लिंग्विस्टिक स्टेट बन गई तो बहुत सारी स्टेट्स ने डिमांड अपनी रखनी स्टार्ट कर दी। फिर हमने थर्ड रखा फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन की इस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया था? 1953 से 55 तक ये कमेटी रही, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था 1953 में। रीज़न इसका यही था कि जब आंध्र प्रदेश स्टेट के बनने के बाद में बहुत सारे स्टेट्स ने लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट की फॉर्मेशन की डिमांड रखी, तो इस रीज़न के कारण फजल अली कमीशन बनानी पड़ी। और इस कमेटी में ना कोई भी चेयरमैन नहीं था, याद रखिएगा, ये चेयरमैन नहीं था, सिर्फ मेंबर्स थे। और मेंबर्स कौन थे? 3 मेंबर्स थे। फजल अली थे, KM पानीकर थे, और HN कुंजरू थे। अब देख रहे हैं आप, अगर आपने अपने नोट्स में ये लिख दिया होता कि ये 3 है तो आप इसको पढ़ के आगे निकल जाते, लेकिन क्योंकि ये जो 3 चीज़ें आपके नोट्स में नहीं लिखी हुई हैं, आप इसको खुद अपनी एक दूसरी नोटबुक पे आप लिखेंगे, और अगर आपको ये याद नहीं आएगा तो आप वापस से उस बुक को रीओपन करेंगे और ये नाम याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा नाम था जो मेरा मिस हो गया, और फिर देखिएगा 2 से 3 बार के बाद में ये टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा। तो मेंबर्स इसमें थे, सिर्फ चेयरमैन नहीं थे। फजल अली थे, KM पानीकर थे, और HN कुंजरू थे। ये 3 इसके मेंबर्स थे, ठीक है। अब इसकी जो रिपोर्ट है वो आई थी 1955 में, ठीक है। ये जो 1955 है ना, 1955 में इसकी रिपोर्ट आई थी। और मेन स्टैंड क्या था, मेन रिकमेंडेशन इनकी क्या थी? इन्होंने लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट तो कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा कि सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। ये जो है ना, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का जो फॉर्मूला है ये नहीं हो सकता है। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप 1 लैंग्वेज 1 स्टेट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जैसे कि अब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना है तो उसमें 3-4 पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं। उसमें से एक पॉइंट लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के ही बेसिस पर एक हम नया स्टेट जो है वो हम इस्टेब्लिश कर दे रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट तो किया था लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया, लेकिन सोल क्राइटेरिया एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने भी यही कहा था कि लैंग्वेज को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी आपको देखना पड़ेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और साथ में इसके आप लैंग्वेज भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसी के बाद में इसका रिज़ल्ट क्या हुआ था? इसी के बाद में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ये एक्ट बना, और इस एक्ट में ना टेरिटरी ऑफ, इस एक्ट में ना फिर स्टेट्स को हमने डिवाइड किया था, ठीक है। इसी एक्ट के अंडर में फिर हमने स्टेट्स बनाए और हमने यूटीज़ बनाई, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये कहानी है 1956 की। 1956 में फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, लेकिन 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था तब स्टेट्स कैसे थे? अब रीऑर्गेनाइज हम किसको कर रहे हैं? स्टेट्स को कर रहे हैं ना। तो 1950 में ओरिजिनली स्टेट्स कैसे थे? अब ये ना हम इसको कई बार लक्ष्मीकांत से हम इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस बार UPSC के प्री 2025 का पेपर देखिएगा, पार्ट C का उसमें जिक्र है कि कौन सा स्टेट इसमें पार्ट C में था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, जब मैं आपके साथ में PYQs डिस्कस करूँगी तो मैं ये भी आपको बताऊँगी, लेकिन ये जो है इसको याद रखना है आपको। यू नेवर नो कि कब क्या पूछ दिया जाए, और स्टेट PCS में तो ये इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो 1950 में ओरिजिनल कंडीशन क्या थी? आप देखिए, याद नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बहुत इजीली इसको अभी 2 मिनट में आपको ये याद हो जाएगा। अभी देखिए, पार्ट D को पहले कर लेते हैं हम। पार्ट D में कुछ नहीं है, अकेला
हमारा यूटी बैठा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अब लक्षद्वीप क्यों नहीं है उसकी भी बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले से याद रख लो पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की 2 पॉलिटिकल यूनिट्स जो थी, इंडिया में 2 पॉलिटिकल यूनिट्स एग्जिस्ट करती थी, जिसमें से एक था ब्रिटिश प्रोविंसेस और एक थे प्रिंसली स्टेट्स। ये कहानी क्यों बताई थी मैंने, अभी उसका रेलेवेंस आपको समझ में आएगा। अब ये जो पार्ट ए स्टेट्स है ना, इनको कहते थे फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस, मतलब कि ये डायरेक्टली ब्रिटिश प्रोविंसेस ही थे। ये ब्रिटिश प्रोविंसेस का पार्ट थे जो ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में आते थे। ये स्टेट्स ब्रिटिश, इन स्टेट्स का नाम क्या है, फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस। ये ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में आते थे ये स्टेट्स, ठीक है। अब ये जो फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस हैं जो ब्रिटिश गवर्नर के अंडर आते थे, ये बाद में रेगुलर स्टेट्स बना दिए गए और इसमें 9 स्टेट्स थे। तो बहुत इजीली याद हो जाएगा ये। अभी देखिए, एक हमें पता है कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, है ना, पढ़ा है हम सभी ने बीबीएम की सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसीज ही बनी थी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में। तो ये 3 तो याद हो ही गई। गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑब्वियस यही होंगी ना ब्रिटिश प्रोविंसेस में, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ठीक है। अब आपको इसके साथ में ना, अब आपको ना रीजन वाइज चलना है। रीजन वाइज कैसे चलना है, अब आप बंगाल को पकड़ लो, बंगाल के साथ में ही बिहार आ जाएगा और बिहार के साथ में ही ना आसाम आ जाएगा। एक कहानी आपको पता होनी चाहिए कि जब 1912 में ना, जब किंग जॉर्ज 5 आए थे तो उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनलमेंट कर दी थी। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन की थी बंगाल की, उसको अनल कर दिया गया था 1912 में। लेकिन 1912 में ना बिहार और उड़ीसा का जो रीजन था वो बंगाल से सेपरेट कर दिया गया था। बिहार प्लस उड़ीसा वाला जो रीजन है उसको बंगाल से सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये 1912 की कहानी है। तो अब बंगाल के साथ में आपको याद रख लेना कि अगर बिहार का सेपरेशन कर रही है ब्रिटिश सरकार, तो ऑब्वियसली बिहार ब्रिटिशर्स के ही अंडर में होगा, तो हम बिहार यहाँ से याद कर लेंगे। और बंगाल के ऊपर में क्या आता है, आसाम, ये सब है ना, ईस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त बन गया था बंगाल का ही पार्ट था, और आसाम, ये सब एक ही एरिया के अंडर में आते थे, तो यहाँ से हम आसाम को भी याद कर लेंगे, ठीक है। अब बिहार के बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी कहानी में आपको अभी 2 मिनट लगेंगे, मैं समझा देती हूँ कि 1905 में गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में कर दिया था, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। फिर 1912 में किंग जॉर्ज 5 आए थे तो उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनलमेंट कर दिया था। और ये क्या हुआ था, 1912 में दिल्ली दरबार भी हुई थी, है ना। दिल्ली दरबार में ही इन्होंने अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया था। और इसी दिल्ली दरबार में एक अनाउंसमेंट और की गई थी कि बिहार का जो प्रोविंस है उसको बंगाल से हमें सेपरेट कर देना है, ठीक है। और उस वक्त ना उड़ीसा भी बिहार का ही पार्ट था। उड़ीसा और बिहार दोनों साथ थे कब, 1912 में। और फिर 1936 में ना बिहार और उड़ीसा का सेपरेशन होता है, और ये 1936 में हमारा बिहार प्लस झारखंड दोनों है। और 2000 में जाकर के फिर बिहार और झारखंड का भी सेपरेशन हो जाता है। तो ये कहानी आपको अपने दिमाग में याद रखनी है। तो अगर बिहार के साथ में इतनी छेड़खानी हो रही है तो ऑब्वियसली बिहार ब्रिटिश प्रोविंस ही होगा, तो यहाँ से बिहार याद आ गया, और बंगाल से आपको आसाम याद करने देना, ठीक है। आसाम की कहानी नहीं बताऊंगी, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। अभी बस आपको थोड़ी सी मैंने बिहार का एक बैकग्राउंड आपको दे दिया। अब आसाम 5 स्टेट्स याद कर लिए हमने। अब याद रखिएगा पंजाब। अब हम नॉर्थ वेस्ट में आ जाते हैं, पंजाब याद होगा आपको कि एंग्लो सिख वॉर्स हम पढ़ते हैं, एंग्लो सिख वॉर्स, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद में पंजाब ने सब्सिडियरी अलाइंस साइन कर लिया था। तो सब्सिडियरी अलाइंस साइन कर लिया था तो इसका मतलब क्या हो गया
कि पंजाब जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया था। और इसको ऐसे भी याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट में था, तो नॉर्थ वेस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी इन्वेजन्स होती थी वो नॉर्थ वेस्ट से ही होती थी, तो इसीलिए पंजाब के ऊपर भी ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद में तो पंजाब कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। तो ये आपको याद हो गया यहाँ से कहानी। और फिर पंजाब के बाद में आप याद रखेंगे यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये हमारा यूपी वाला रीजन है, तो यूपी वाला रीजन है। और ये भी आपने पढ़ा होगा अवध के साथ में सब्सिडियरी अलायंस, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड प्रोविंसेस भी आपको इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हमारे कौन से, मध्य प्रदेश रह गया, एक मध्य प्रदेश रह गया, और एक रह गया 9 है ना, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा की, सॉरी, जब मैं आपको कहानी बता रही थी कि 1936 में जब बिहार और उड़ीसा को सेपरेट किया, तो अगर बिहार और उड़ीसा को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं, तो बिहार और उड़ीसा को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं, तो अगर सेपरेट ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उड़ीसा के ऊपर भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होगा, तभी वो उड़ीसा को भी सेपरेट कर रहे हैं। तो ये देखिए कि हो सकता है कि ये कहानियाँ जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये कहानियाँ मैंने आपको ये याद करने के लिए बताई हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारी अंदर में ना बहुत सारी डिटेल्स भी हैं जो मैंने मिस कर दी हैं। बस मैंने आपको एक बैकग्राउंड कहानी बताई थी, ताकि इस कहानी के थ्रू जब आपके दिमाग में, जब आप क्वेश्चन पेपर में जब ऑप्शंस देखें ना, मद्रास, बिहार, असम, तो थोड़ा सा आपको ये बैकग्राउंड स्टोरी जब आपको पता होगी, तो आप ऑप्शन सही टिक कर देंगे। ये एक्चुअल स्टोरीज़ नहीं है, जो एक्चुअल स्टोरी थी वो बस बिहार की, और जो झारखंड की जो मैंने बिहार का और बंगाल का जो मैंने दिल्ली दरबार 1936 की जो कहानी सुनाई है ना, वो एक्चुअल कहानी थी। अब बाकी भी कहानियाँ जो है ना, वो बस मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है। सारी कहानियाँ सही हैं, बस मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है कि आप ये जो आपको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज रहेगी, तो आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे तो आप टिक कराएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हो सकता है कि इन कहानियों के आपको डिटेल्स में नहीं जाना, बस एक बैकग्राउंड नॉलेज रखो, आंसर सही टिक करके आ जाओगे। अब पार्ट बी में क्या है कि प्रिंसली स्टेट्स आएंगे, ठीक है। पार्ट बी स्टेट्स को ना हम फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। ये जो हमारे जो 2 यूनिट्स थे ना, ब्रिटिश प्रोविंसेस तो कवर कर लिया, अब हम प्रिंसली स्टेट्स को कवर करते हैं। तो अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, इनको हम फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। तो अब फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स को अब हम याद करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रिंसली स्टेट हैदराबाद, हम सबको पता है, निज़ामुल मुल्क असफ़ज़ा, इन्होंने ही हैदराबाद स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट की थी ना। हम सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है इसको, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपको ऑलरेडी आपको कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाएगा कि पार्ट बी, बस अब अगर आप इतना याद रखोगे ना कि पार्ट ए में ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स थी, तो आप ऑप्शंस को वैसे ही सही करके आ जाओगे। तो हैदराबाद, निज़ामुल मुल्क असफ़ज़ा से याद रखना है। यहाँ से ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको कैसे याद रखोगे, ये प्रिंसली स्टेट ही तो था, तभी तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया था, ये भी याद हो गया। अब मैसूर को याद रखोगे किससे, टीपू सुल्तान से, और वोडेयार डायनेस्टी थी, तो इसको भी आपको याद रखना है कि मैसूर में वोडेयार डायनेस्टी का ना, लास्ट में 4th एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में वोडेयार डायनेस्टी को री इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो ऐसे याद रख लोगे कि हाँ, मैसूर भी प्रिंसली स्टेट ही था। दूसरा, फिर उसके बाद में राजस्थान पे आ जाओ। राजस्थान में बहुत ज़्यादा महाराजा हुआ करते थे, तो इसीलिए याद कर लो कि राजस्थान में कौन थे, प्रिंसली स्टेट ही था, तो ये राजस्थान पार्ट बी स्टेट बन गया। उसके बाद में राजस्थान से ना के नीचे सौराष्ट्र रीजन, सौराष्ट्र में भी बहुत सारे राजा महाराजा थे, तो राजस्थान के जस्ट नीचे सौराष्ट्र है, तो वो भी प्रिंसली स्टेट ही होगा। तो इसको भी हम फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, और ये पार्ट बी स्टेट में आ जाएगा। अब उसके बाद में आपको याद रखना है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब।
पटियाला के भी ना राजा हुआ करते थे। अगर आप आज भी पटियाला में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको राजा महाराजा के काफ़ी सारे महल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से याद रख लेना पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, ठीक है। और फिर त्रावणकोर एंड कोचिन, त्रावणकोर एंड कोचिन, ठीक है। तो त्रावणकोर एंड कोचिन को कैसे याद रखोगे कि एक लड़ाई हुई थी, जो सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई थी। ये भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि सेकंड कार्नेटिक वॉर में त्रावणकोर का एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल था इस पूरी लड़ाई के बीच में। तो ये आपको ऐसे याद रख लेना। और मे भी हो सकता है ये मैं गलत फैक्ट भी बता रही हूँ, अभी मुझे भी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन बस आप ये चीज़ आप अच्छे से याद रख लेना कि त्रावणकोर एंड कोचिन जो है ये एक प्रिंसली स्टेट था। इसको आप याद कर लेना बस, ठीक है। इसका मुझे कुछ ट्रिक या कोई कहानी नहीं समझ में आ रही है, बस त्रावणकोर एंड कोचिन आपको याद होना चाहिए। और दो, एक मध्य भारत और एक विंध्य प्रदेश। इनको आप यहाँ से याद रख लो कि मध्य भारत और विंध्य प्रदेश प्रिंसली स्टेट्स में आएगा और मध्य प्रदेश आएगा पार्ट ए में। इधर है मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश। और इधर क्या है, इधर है मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश गवर्नर्स प्रोविंस था, तो पार्ट ए में है। मध्य भारत और विंध्य प्रदेश प्रिंसली स्टेट्स की कैटेगरी में है। ये 3 स्टेट्स आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी हर चीज़ की हम कहानी नहीं बता सकते ना, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। अब पार्ट सी भी ना प्रिंसली स्टेट्स ही थी, लेकिन ये स्मॉलर प्रोविंसेस थी, स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स में ये आती थी और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, ठीक है। मोस्टली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे ये, और ये स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स आती थी। अब इसमें से ना 10 में आपको क्या करना है या कैसे आपको इसको याद कैसे करना है, आपको BBCC, ठीक है। तो अब BBCC से क्या याद रखोगे, भोपाल। अब देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, मध्य भारत विंध्य प्रदेश, भोपाल छोटा ही होगा ना, एक सिटी की बात कर रहे हैं तो छोटा ही होगा। फिर बिलासपुर, कुर्ग और कूच बिहार। देखो राजस्थान, सौराष्ट्र, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, ये जो जो पार्ट बी के स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स थे पहले, इसमें देखो बड़े बड़े रीजन वाइज अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े स्टेट्स हैं। और यहाँ पे देखो अगर हम स्पेसिफिक सिटीज़ की बात करें, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, कूच बिहार, ठीक है, बहुत छोटी छोटी हम सिटीज़ की बात करें। तो जब हम स्पेसिफिक या किसी छोटी सिटी अगर आपको ऑप्शन में दिखे ना, तो गो विद पार्ट सी, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट सी स्टेट्स इसमें कौन कौन सी थी और छोटे छोटे रीजन की बात करिए, तो आराम से आप पार्ट सी लगा सकते हो। BBCC याद हो गया। अब आपको याद रखना है, यहाँ से हम करते हैं BBCC, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि एक मैं आपको कहानी बता रही हूँ, ये ट्रिक है सिर्फ याद करने की, आपको इसको किसी दूसरे सेंस में नहीं लेना है, ठीक है। मेरे पास में ना आपको याद रखना है कि आप जो है, आप ना आपको हिमाचल से दिल्ली जाना है, ठीक है। हिमाचल से आपको दिल्ली जाना है और आपके पास में मनी नहीं है, आपके पास में सिर्फ 3 रुपये ही हैं और इन 3 रुपयों में आपको हिमाचल से आपको दिल्ली जाना है और 3 रुपये ही हैं। तो कोई भी आपको टीटी 3 रुपये में बिना टिकट के तो आपको कोई भी टीटी आपको ट्रेन में बैठने नहीं देगा। तो आपने क्या किया कि आपने कहीं से AK-47 का जुगाड़ कर लिया कि कहीं से भी अगर मुझे किसी टीटी ने रोका ना, तो मैं अपना AK-47 उसको दिखा दूंगा, तो वो टीटी डर जाएगा और मुझे हिमाचल प्रदेश से दिल्ली जाने देगा। अब ये देखो, ये कहानी अगर आपको जो मैंने अभी सुनाई, अगर ये कहानी आपने याद रख ली ना, तो आप एग्ज़ाम में आप अपना क्वेश्चन आप टिक कराओगे, ठीक है। बस ये कहानी बताई है मैंने, याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। अब ये देखो, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से हमको कहाँ जाना था, दिल्ली जाना था, ठीक है। अब हिमाचल से दिल्ली जाना था, क्या नहीं था आपके पास में, मनी नहीं था, तो मनी से मणिपुर, ठीक है।
अब मणिपुर आपके पास में मनी नहीं था, आपके पास में सिर्फ 3 रुपये थे, तो 3 से क्या याद रखोगे? त्रिपुरा। ठीक है, आपके पास सिर्फ 3 रुपये ही थे, तो आपको टिकट मिलती नहीं, तो आपने टीटी को डराने के लिए क्या खरीदा? AK-47। तो ए से अजमेर और के से कच्छ हो गया। अब पार्ट डी में आपका ये आपके 10 स्टेट्स हो गए, पार्ट डी में हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब ये लक्षद्वीप क्यों नहीं था पार्ट डी में? तो लक्षद्वीप जो है वो पार्ट डी स्टेट इसलिए नहीं था क्योंकि ओरिजिनली हमने जो भी सारी कहानी डिस्कस करी ना, ये 1950 की कहानी है। 1950 में ओरिजिनली हमारे स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। अब लक्षद्वीप ओरिजिनली 1950 में ना मद्रास स्टेट का पार्ट था। तो ये मद्रास कहाँ था? हमारा पार्ट ए स्टेट था। तो ये लक्षद्वीप 1950 में मद्रास स्टेट का पार्ट था। तो ये कहानी भी हमने देख ली यहाँ से। ठीक है, अब आगे जो है ये जो मैंने आपको बताया फजल अली कमीशन का 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू फिर हमने अपने स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज़ किया, ये मैं आपको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में क्या चेंजेस हुए, कौन सा एक्ट था, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ बनी, और फिर उसके बाद में 1956 के बाद में अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है और आप अपने नोट्स भी इसी तरीके से बनाएंगे और याद भी इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें इतना कुछ याद करना होता है। अगर हम उसको सीरियल वाइज याद करने लग जाएंगे तो हमें चीज़ें याद नहीं होंगी। अगर हम कोशिश करेंगे ना उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके और याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें चीज़ें याद आसानी से हो जाएंगी। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।